अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा यूएस हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को और इसके काजेज़ को। बेसिकली हम किसको डिस्कस करेंगे? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के काजेज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या इनलाइटनमेंट पीरियड क्या था। तो उसकी आंसर राइटिंग में आप ये लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो जो रेवोल्यूशन है बेसिकली वो स्टार्ट हुई 1765 में और एंड हुई 1783 में। तो जो वार थी, एक्चुअल वार जो स्टार्ट हुई वो 1775 में स्टार्ट हुई और 1783 में फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। ओके, इफ़ यू नीड एनी नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियो, वी विल प्रोवाइड यू विद लिंक ऑफ द नोट्स। जो कुछ नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये एक तरह की बहुत बड़ी मूवमेंट थी ह्यूमन हिस्ट्री में। किसके लिए? फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए। वो अमेरिकन लोग क्या चाहते थे कि हमें इक्वालिटी दी जाए, हमें फ्रीडम दिया जाए, हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। The colonists found every cause as pretext for revolution because they had reached a stage when British control was a hindrance rather than help. अब जैसे हमने पिछले लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिश जो है वो हर तरह से आके कंट्रोल करते थे उनकी हर चीज़ को। कोई वार है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे कॉलोनिस्ट की, और कॉलोनिस्ट पर किस तरह से उन्होंने टैक्सेस और किस तरह से उनकी ही प्रोडक्शंस पर किस तरह से टैक्सेस लगा के उनको इरिटेट किया। तो ये सारा जो है हम आज डिस्कस करेंगे। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, और जो कॉलोनिस्ट थे वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश कंट्रोल से अब आज़ाद हो जाएं और ख़ुद अपनी कंट्री को खुद से रन करें, ब्रिटिश का कोई रोल ना हो और वो ब्रिटिश की कॉलोनी ना रहें। एक्चुअली अगर इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाया जाए तो कॉलोनिस्ट के साथ ब्रिटिश वही थे। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रोल था, अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी किया हुआ है तो यू नो वेल के किस तरह से ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, कैसे लेजिस्लेशन सारी की सारी इंग्लैंड में हो रही थी फॉर द सेक ऑफ सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स एंड इंडियंस और एनी अदर रिलीजन। तो इसी तरह से कॉलोनिस्ट के साथ हो रहा था। इधर सब कॉन्टिनेंट में तो फिर भी उनको लेजिस्लेशन का कुछ राइट दिया जा रहा था, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई किसी भी तरह का राइट नहीं था उनके पास कि वो किसी भी तरह से कुछ भी अपने लिए अपनी लेजिस्लेशन कर सकें। सारी की सारी लेजिस्लेशन फॉर द कॉलोनिस्ट कहाँ पर होती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस वीडियो में हम काजेज देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म काजेज थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, कैसे वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लोगों के दिलों में कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई कि हाँ दे शुड गेट रिड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काजेज हैं, अमेरिकन कॉलोनिस्ट ब्रेकअप विद ब्रिटिश एम्पायर वाज नॉट अ सडन एंड इम्पेटस एक्ट। ओके, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म काजेज हैं, ये सडन और अचानक से नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़ी वजह थी इसकी बैक पे। It was a culmination of series of events. Escalations had begun shortly after the end of the French and Indian War or 7 Years War. लास्ट वीडियो में हमने 7 Years War को डिस्कस किया था, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो वार हुई, हमने जैसे उसके जो वार के सिग्निफिकेंस या उसके इम्पैक्ट स्टडी किए थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे और उनको कॉलोनिस्ट को कहा था कि ये सारी वार की जो रिपरकशंस हैं उनको आप पे करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हमने ये वार जो है इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो ये जब उनसे उन पर फिनेंशियल और पॉलिटिकल डिफरेंट बर्डन डालना शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने उन कॉलोनिस्ट, तो फिर ये वार जो है वो स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट है इसके सोशियो कल्चरल काज। अब एज यू नो कि वो इनलाइटनमेंट का पीरियड था। जैसे यहाँ पर जो है थॉमस पेन ने कहा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट। कि इनलाइटनमेंट मतलब वो पीरियड ऐसा था जिसमें डिफरेंट लोग न्यू वर्जन्स दे रहे थे। जॉन लॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कैंट अपनी फिलॉसफीज पेश कर रहे थे, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की। तो ये सारी जो लोगों के अंदर सेंस पैदा हो रही थी, उनको शऊर आ रहा था, उनके अंदर नॉलेज डेवलप हो रहा था। तो इसी वजह से इस पीरियड को कौन सा पीरियड कहा जाता है? एनलाइटनमेंट। के लोगों को नई चीज़ों से आगाही हो रही थी। दे ऑल वर लिबरल्स एंड गेव आइडियाज़ लाइक नेचुरल लॉज, राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, के किस तरह से एक सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो उनके पास तो है ही नहीं थी कोई भी लेजिस्लेशन की पास, और प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के पास होनी चाहिए, रिपब्लिकनिज्म। तो ये सब लोग ये थ्योरीज पेश कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें आपने ये ज़रूर स्टडी किए होंगे सब लाज, कि किस तरह से मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया दिया और कैसे प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में फिलोसोफर्स ने बताया और कैसे नेचुरल लॉज और लिबर्टी के बारे में आइडियाज़ दिए। जॉन लॉक के आइडियाज़ कितने ज़्यादा इफेक्टिव थे एट दैट टाइम।
तो ये सोशियो कल्चरल काज थे उस टाइम पे, लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आ रही थी, वो नॉलेज गेन कर रहे थे और वो ये स्लेवरी की जो चेन्स हैं उनको ब्रेक करना चाहते थे। तो ये सब कुछ बहुत देर से हो रहा था, ये फिलोसोफर्स को लोग पढ़ रहे थे, उनको उनके बारे में बहुत नॉलेज हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में ये पैदा हुआ कि हाँ, अब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना, बल्कि हमें अपना अलग से एक कंट्री, अपनी खुद से इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। Enlightenment ideas were the main influence for American colonies to become their own nation. तो ये बिगेस्ट रीज़न थी कि उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है वो प्रोड्यूस हुई, और ये प्रोड्यूस किसने की? इन्हीं फ़िलासफ़र्स ने। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों के अंदर कि हाँ, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लिबरल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाज इंस्पायर्ड बाय एनलाइटनमेंट। तो ये जो लोगों की थिंकिंग उस टाइम पे हो चुकी थी, वो सारी किससे आ रही थी उनके पास? एनलाइटनमेंट से ही। और एनलाइटनमेंट कहाँ से आ रही थी? डिफरेंट फ़िलासफ़र से, बुक्स से, लोगों के नॉलेज गेन करने से। तो जॉन लॉक का ये आइडिया कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, इसको बहुत सीरियसली ले लिया था अमेरिकन ने कि हाँ, हम सब कॉलोनिस्ट मिलकर आज़ादी हासिल कर सकते हैं और ख़ुद से एक नेशन बन सकते हैं। तो इसी चीज़ ने नेशनलिज्म प्रोड्यूस किया लोगों के अंदर, और फिर उस नेशनलिज्म की वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। तो ये थे सोशियो कल्चरल काजेज़। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे। बिगेस्ट रीज़न जो थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, वो ये थी कि कॉलोनीज हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, कि ना तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में था और ना ही कॉलोनीज़ को कोई इजाज़त थी अपनी ही लेजिस्लेशन करने की। कॉलोनीज़ ने अपनी सेल्फ बेस पर कुछ लेजिस्लेशन के मेथड खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या खुद के लिए ही बनाए थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कॉलोनीज़ की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में मौजूद नहीं था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी उनको। कॉलोनीज हैड सेल्फ अपॉइंटेड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो उनकी लेजिस्लेशन कर रहे थे या कोई एग्जीक्यूट करवा रहा था उस लेजिस्लेशन को, तो उनकी सेल्फ अपॉइंटेड ही थी, इनका कोई नुमाइंदा ब्रिटेन में मौजूद नहीं था। हेड ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय ब्रिटिश हैड वीटो पावर, और जो हेड ऑफ उनका गवर्नमेंट, सारी कॉलोनीज का जो हेड था वो ब्रिटिश की तरफ से ही आता था, और उसके पास वीटो पावर थी। यानी अगर कोई भी लेजिस्लेशन कॉलोनीज करना चाहती हैं अपनी सेल्फ के लिए, खुद के लिए, तो उसको भी वीटो कर सकता है कौन? ब्रिटिश का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद नहीं था जो कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर सके या कॉलोनीज को एक्सप्लेन कर सके। इसके बारे में कोई भी नहीं थी पॉलिटिक्स। तो ये एक बिगेस्ट काज थी। अगर हम बात करें जॉर्ज वाशिंगटन की, तो उनके अकॉर्डिंग यही बिगेस्ट रीज़न था, पॉलिटिकल काज यही था, कॉलोनीज़ के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में, और वो अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी व्यूज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। नेक्स्ट आर इकोनॉमिक काजेज। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन 13 कॉलोनीज मेड देम इंटरडिपेंडेंट। कॉलोनीज़ की जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही थी, तो कॉलोनीज़ 13 कॉलोनीज़ थी उस टाइम पे, वहाँ पर वो आपस में कर रही थी ट्रेड और कॉमर्स वगैरह। तो इसकी वजह से वो इंटरडिपेंडेंट होती जा रही थी। यानी पहले अपनी सारी ट्रेड के लिए कॉलोनीज़ किस पे डिपेंड थी? ब्रिटिशर्स पर, कि वो उनकी हर चीज़ को लेके जाते थे, लेके आते थे, हर तरह से उनको पैसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और बदले में बहुत ज़्यादा टैक्सेस और फ्री चीज़ें लेके जा रहे थे। तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई, और जैसे वो कुछ डेवलप हो गए और कुछ उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। दे थॉट दे कैन सर्वाइव विदाउट ब्रिटिश। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थी, ये थे सोशियो कल्चरल काजेज, पॉलिटिकल काजेज और इकोनॉमिक काजेज, कि जिनकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, कि लोगों ने कहा कि हाँ, अब नेशनलिज्म हम में प्रोड्यूस हो गया है, वी कैन सर्वाइव विदाउट ब्रिटिश एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो फिर ये स्टार्ट हुई। तो इसके जो लॉन्ग टर्म बेसिस काजेज हैं वो थे नेविगेशन एक्ट्स, जो ट्रेड पे लगाए जा रहे थे। बेसिक इकोनॉमिक काजेज थे। नेविगेशन एक्ट्स आर वन ऑफ द इकोनॉमिक काज, कि ये नेविगेशन जो एक्ट्स लगाए ब्रिटिशर्स ने ऑन कॉलोनिस्ट, ये एक इकोनॉमिक काज है किसका? अमेरिकन रेवोल्यूशन का, और बिगेस्ट काज ही यही है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। अब नेविगेशन एक्ट्स हैं क्या? सीरीज ऑफ लॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉलोनियल ट्रेड। किस तरह से उन्होंने कॉलोनियल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उनको हम देखेंगे। एक्ट्स इन्फ्लेम्ड हॉस्टिलिटीज सिग्निफिकेंट इवेंट लीडिंग अप टू रेवोल्यूशन। तो इन्हीं एक्ट्स की वजह से हॉस्टिलिटीज प्रोड्यूस हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द हार्ट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। तो इससे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन मर्केंटलिज्म। किस पे डिपेंड करती थी? मर्केंटलिज्म पे। मर्केंटलिज्म क्या है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है that encouraged government regulations of economy for the purpose of enhancing state power। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कॉलोनी इन्होंने सेटअप की हैं इन अमेरिका, ये इनकी सिर्फ इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, स्टेट पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, वो उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए, जिनकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो उनको, उन तमाम एक्ट्स को हम वन बाय वन हिस्ट्री वाइज जो है वो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये काम 2 फेजेस में हुआ। एक फेज़ को हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, सेकंड फेज़, इससे वीडियो लेंथी ना हो जाए, तो सेकंड फेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
First was 1651 Act. British Parliament declared that only England ships allowed to bring goods into England and prevented the colonies trade with other European countries. क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास कर दिया। अब एक्ट्स क्या होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी कर चुके हैं, आपने पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियोस देखी हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे 1919 का, 1918 का, तो ये एक तरह से एक्ट्स जो हैं वो एक तरह से लेजिस्लेशन होती है जो कि इम्पोज कर दी जाती है ऑन द पीपल के अब इस तरह से लेजिस्लेशन हो गई है, इस तरह से काम किया जाएगा। तो ये भी इसी तरह से एक एक्ट था जिसने ये क्या किया कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को इस चीज़ से स्टॉप कर दिया कि सिर्फ इंग्लैंड शिप्स ही आपसे चीज़ें लेकर जा सकती हैं और वही इंग्लैंड में लेके जाएंगी, और कॉलोनीज़ को रोक दिया कि आप दूसरी किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ सेल्फ ट्रेड नहीं करेंगे। यानी उनकी सेल्फ पावर जो है उसको ख़त्म करने की, उसको कब करने की कोशिश की किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया बहुत ज़्यादा कि चीज़ें लेके वहाँ जानी है और लेके आनी है, तो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए। दूसरा एक्ट पास किया इनोमरेटेड कमोडिटीज़ एक्ट। ये शुगर, टोबैको, कॉटन जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थी उनको कहा कि ये सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करेंगे आप, और 1722 में इन लिस्ट को आइटम्स को एक्सपैंड कर दिया कि इसके अलावा और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शामिल कर दिया इसमें कि आप इसको सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड आगे जिसको चाहे एक्सपोर्ट करे, उसके अलावा आप ये चीज़ जो एक्सपोर्ट किसी और को नहीं कर सकते। तो ये बैन लगा दिया उन पर, जिससे अब जितने दामों में इंग्लैंड खरीदना चाहता था उतने में खरीद लेता, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। उसके बाद स्टेपल एक्ट 1663, आल ट्रेन टू इंग्लैंड कॉलोनीज विया इंग्लैंड एंड रीशिप्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कि इंग्लैंड की अगर कोई और भी कॉलोनीज को ट्रेड करनी है, जैसे सब कॉन्टिनेंट इंडिया वाज आल्सो है इंग्लैंड इंग्लिश कॉलोनी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनको भी आपने करनी है ट्रेड तो वो इंग्लैंड के थ्रू ही होगी और रीशिप्ड होगी आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कि ड्यूटीज़ आप पे करेंगे सारी की सारी वहाँ पर। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था कि उनको कॉलोनिस्ट को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा था, इंग्लैंड के पास। मतलब मेहनत सारी की सारी कॉलोनिस्ट की, और उससे फ़ायदा कौन उठा रहा था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स बेनिफिट उठा रहे थे। तो रिजेंटमेंट तो पैदा होनी ही थी इन द हार्ट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। अब ये जो एक्ट्स थे ये अफेक्ट कर रहे थे ट्रेड को, सो कॉलोनिस्ट गॉट अराउंड दिस लॉज बाय स्मगलिंग। तो तब उस टाइम पे ये एक्ट्स इतनी इनकी इन्फोर्समेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो कॉलोनिस्ट क्या करने लगे, स्मगलिंग करने लगे, मतलब बिना बताए इंग्लैंड को, तो जो स्मगलिंग के थ्रू बाकी यूरोपियन पार्ट्स को भी अपनी चीज़ें बेचते रहे। लेकिन 7 ईयर्स वार के बाद, जो 7 ईयर्स वार हुई जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की, उसके बाद ये इन्फोर्समेंट उन्होंने क्या कर दी स्ट्रिक्ट, कि अब स्मगलिंग भी नहीं हो सकती थी। इस तरह से उन्होंने इस पे एक्ट लगाए कि अब जो स्मगलिंग के थ्रू जो कुछ प्रॉफिट कमा रहे थे कॉलोनिस्ट, अब वो उनका बंद हो गया। न्यू रेवेन्यूज़ और न्यू रेगुलेशंस जो 7 ईयर्स वॉर के बाद लगी, वो थी फर्स्ट शुगर एक्ट 1764, जिसको रेवेन्यू एक्ट 1764 भी कहा जाता है। इसने क्या कहा, जो लग्जरी आइटम्स थे और जो शुगर थी उस पर ड्यूटीज़ लगा दी। कंपेनियन लॉ एक लगा दिया इसके साथ ही, किस लिए, ताकि स्मगलिंग ना हो। कंपेनियन लॉ वाज फॉर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ नेविगेशन एक्ट्स, के जितने भी नेविगेशन एक्ट्स लगाए गए हैं उनकी स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करवाई जाए, ताकि स्मगलिंग को हार्डर बना दिया जाए, ख़त्म करवा दिया जाए। तो इस चीज़ ने वो काम जो पहले कॉलोनिस्ट कर रहे थे खामोशी से कि हाँ चलो स्मगलिंग के थ्रू हम कुछ बेनिफिट हासिल कर लेंगे, वो अब ख़त्म हो गया। तो जो है वो फिर कॉलोनिस्ट के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। नेक्स्ट एक्ट लगाया गया वो था क्वार्टरिंग एक्ट 1765, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स के जितने भी सोल्जर्स कॉलोनीज़ में मौजूद हैं, तो कोई भी कॉलोनिस्ट के पास अगर कोई भी सोल्जर जाएगा तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे फूड भी और शेल्टर भी, रहने के लिए जगह भी देंगे, और साथ में क्या करेंगे, उनको फूड भी प्रोवाइड करेंगे फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। उनको ये कंपेल कर दिया गया इस चीज़ के लिए कि वो फूड भी देंगे और जगह भी देंगे रहने के लिए, किसको, ब्रिटिश सोल्जर्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात थी कॉलोनिस्ट के लिए। उसके बाद स्टैम्प एक्ट 1765, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट प्रोड्यूस करने वाला एक्ट था जो 1765 में लगाया गया कि ऑल इलीगल डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर, जिससे एक्चुअली रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई कि जितने भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, ये सब कुछ, उन पर एक स्टैम्प लगाई जाएगी, और वो स्टैम्प किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की, और वो स्टैम्प फ्री नहीं होगी, राइट, लाइसेंसेज या पम्फलेट सब पर लगेगी, और वो स्टैम्प फ्री नहीं होगी। उसके लिए हर बार जिस न्यूज़पेपर ने कोई न्यूज़ छापना है, अगर कोई लाइसेंस है, कोई पम्फलेट है, तो हर बार स्टैम्प पे करके, उनको ड्यूटी पे करके वो स्टैम्प लगवानी पड़ेगी। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्रिएटेड कर दिया कॉलोनिस्ट को कि कॉलोनिस्ट ने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। ये किस तरह से किया, इसकी पूरी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। इसी एक्ट के अगेंस्ट कॉलोनियल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस
को, ये स्टैम्प एक्ट को सबने डिनाई किया, सबने अपोज किया, लॉयर्स ने, मर्चेंट्स ने, एडिटर्स ने, लेजिस्लेटर्स ने, टीचर्स ने, सब ने, बिकॉज सब इससे अफेक्ट हो रहे थे इन कॉलोनी कि स्टैम्प तो सबको ही खरीदनी पड़ेगी। तो स्टैम्प एक्ट कांग्रेस एक बनी, इसी के अगेंस्ट 9 स्टेट्स ने, 13 में से 9 स्टेट्स ने डेलीगेट सेंड किए न्यूयॉर्क में इन रिस्पॉन्स टू कॉल बाय मैसाचुसेट्स कॉलोनी के जो गवर्नर थे उन्होंने कॉल दी कि आए हम सब मिलकर कांग्रेस बनाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो उस पर सब ने अमल किया। कांग्रेस ने पब्लिश किया फिर एक डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंट पिटिशंस टू किंग, लॉर्ड्स एंड कॉमन्स इन इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स थे, अपर हाउस के जो थे और लोअर हाउस के जो मेंबर्स थे, उन सबको पिटिशन सेंड की, डेक्लेरेशन ऑफ राइट सेंड किया और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और डेक्लेरेशन ऑफ राइट में एक ही चीज़ थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हम कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेंगे। जो इसी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो सबसे बड़ी रीज़न अमेरिकन रेवोल्यूशन की, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, वो ये थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कॉलोनिस्ट की इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी मेंबर शामिल नहीं किया। सन्स ऑफ लिबर्टी स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। ये फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टैम्प एक्ट। ये एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको सैमुअल एडम्स लीड कर रहे थे। इसमें क्या था कि सैमुअल एडम्स ने तमाम लोगों को इस चीज़ के लिए अग्री किया, इस बात को एडवोकेट किया कि ब्रिटिश गुड्स का और उनके साथ ट्रेड पे क्या कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए। स्लोगन क्या था सन्स ऑफ लिबर्टी का? लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प्स। तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइक जॉन लॉक ने जो आइडिया दिया था, जैसे तो ये इनलाइटनमेंट थी कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी और कोई भी स्टैम्प्स हम नहीं खरीदेंगे। तो इनकी वजह से, सन्स ऑफ लिबर्टी की वजह से और ब्रिटिश बाइकआउट गुड्स के साथ बाइकआउट करने की वजह से, ये जो एडवोकेशन की वजह से सन्स ऑफ लिबर्टी की टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स एंड ट्रेड विद ब्रिटेन, इस चीज़ ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस चीज़ पे मजबूर कर दिया कि वो इस एक्ट को रिपील कर दें, इस एक्ट को ख़त्म कर दें। तो फिर ये स्टैम्प एक्ट जो है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से रिपील कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट वॉज डेक्लेरेटरी एक्ट। दिस एक्ट asserted that Parliament had the right to tax and make laws for the colony. ओके, उन्होंने स्टैम्प एक्ट को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ में एक और एक्ट उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जिसका नाम था डेक्लेरेटरी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी किस्म का टैक्स लगा सकती है और किसी भी किस्म का लॉ बना सकती है फॉर द कॉलोनीज। तो ये तो फिर स्टैम्प एक्ट से भी ज़्यादा डेंजरस हो गया कि अब कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर वो बनाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो वन पैराग्राफ ऑफ एक्ट जो आया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें ये मेंशन था, सेड कॉलोनीज एंड प्लांटेशन इन अमेरिका हैव बीन आर एंड ऑफ राइट आउट टू बी सबऑर्डिनेट इनटू एंड डिपेंडेंट अपॉन इंपीरियल क्राउन एंड पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि ये सारे के सारे राइट इंपीरियल क्राउन और पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पर डिपेंड करेंगी तमाम की तमाम कॉलोनीज। और जो भी प्लांटेशन होगी कॉलोनीज के अंदर या जो भी राइट है वो सारा का सारा किसके पास होगा? पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इंपीरियल क्राउन के पास। इसने और ज़्यादा इन्फीरिएट कर दिया कॉलोनिस्ट को। और उसके बाद सेकंड फेज में जो एक्ट्स और लगाए गए फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट और फ्रॉम द इंपीरियल क्राउन, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुई उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएस हिस्ट्री का 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने नेविगेशन एक्ट्स को डिस्कस किया था, उसकी फर्स्ट फेज़ को। तो अभी की इस वीडियो में हम सेकंड फेज़ ऑफ नेविगेशन एक्ट्स जो है, क्राइसिस की जो सेकंड फेज़ है, जो जिसकी वजह से फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। एज आई हैव मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियोज़ कि मैंने ये सारे नोट्स, मेरे इन नोट्स के 3 सोर्सेज हैं, खान अकेडमी वीडियोज़, यूएस हिस्ट्री क्रैश कोर्स एंड एपी यूएस हिस्ट्री की बुक, जो डिफरेंट CSPs रिकमेंड करते हैं ये 3 सोर्सेज। तो मैंने इन्हीं 3 सोर्सेज से सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सेकंड फेज ऑफ क्राइसिस है, तो जो सेकंड फेज हमने कुछ एक्ट्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी की ये सेकंड वीडियो है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो जो नेक्स्ट एक्ट्स, उसके बाद जो लास्ट एक्ट्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद टाउनशेंड एक्ट्स, डिफरेंट सीरीज हैं एक्ट्स की जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इनको टाउनशेंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये चार्ल्स टाउनशेंड ने इनेक्ट किए थे, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये पार्लियामेंट ने क्या किया कि न्यू ड्यूटीज इनेक्ट की कि न्यू ड्यूटीज कलेक्ट की जाएंगी फ्रॉम कॉलोनिस्ट, किस पर? ऑन इम्पोर्ट ऑफ टी, ग्लास एंड पेपर। इस लॉ में ये स्टेट किया गया, ये था इस लॉ की ये फ्रेज थी कि जो रेवेन्यू इन ड्यूटीज से मिलेगा, इन चीज़ों की ड्यूटीज से, उससे क्राउन के ऑफिशियल्स जो कॉलोनीज में वर्क कर रहे हैं उनको उससे सैलरी पे की जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, एक तो ये फ्रेज थी, सेकंड ये था, दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर सर्च ऑफ प्राइवेट होम्स फॉर स्मगल्ड गुड्स
जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया कि पहले जब एक्ट्स लगाए गए तो उन्होंने कॉलोनिस्ट को इतना डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज वो स्मगलिंग करके और जो यूरोपियन पार्ट्स हैं उनको भी अपनी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर देते थे। बट जब उसके बाद जो है वो एक्ट्स लगाए गए जिसमें ये कहा गया कि अब स्मगलिंग भी आसानी से नहीं हो सकेगी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर स्ट्रिक्टनेस करनी शुरू कर दी ब्रिटिशर्स ने। तो इसी एक्ट में ये भी मेंशन किया गया कि प्राइवेट होम्स को कोई भी सोल्जर सर्च कर सकता है, किस क्या चेक करने के लिए, स्मगल्ड गुड्स को चेक करने के लिए। ये एक एक्ट था। उसके बाद एक और एक्ट आया, अनदर टाउनशेंड एक्ट, जो चार्ल्स टाउनशेंड ने ही इनेक्ट किया था, कि उसने न्यूयॉर्क की जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया कि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वार्टरिंग एक्ट डिस्कस किया था जिसमें ये था कि सोल्जर्स जिस घर में भी चाहें रुक सकते हैं, तो उस घर वाले जो हैं वो फिर उनको खाना भी देंगे एंड शेल्टर भी देंगे। तो इसके लिए न्यूयॉर्क लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोल्जर्स को इस तरह से अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो इस क्वार्टरिंग एक्ट को डिनाई करने की वजह से टाउनशेंड एक्ट के अंडर न्यूयॉर्क की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बोस्टन को हेडक्वार्टर बना दिया गया नॉर्थ अमेरिका का, एंड पार्ट टू ब्रिटिश अथॉरिटीज टू सर्च एनी शिप, वेसल और एनी बिल्डिंग। और इन्हीं एक्ट्स के अंदर, इन्हीं में से एक एक्ट के अंदर जो टाउनशेंड ने बनाए थे, चार्ल्स टाउनशेंड ने, ये कहा गया कि जो नॉर्थ अमेरिका का हेडक्वार्टर है वो बोस्टन होगा, और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास ये कंप्लीट पावर है कि वो जब चाहें जैसे चाहें किसी भी शिप को, बिकॉज बोस्टन जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट थी, बल्कि यही एक इंपॉर्टेंट पोर्ट थी जहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही थी, तो उसको हेडक्वार्टर बना दिया नॉर्थ अमेरिका का। और ये अलाउ कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि आप बोस्टन की जो पोर्ट है, यहाँ से आप किसी भी शिप को, वेजल को और यहाँ मौजूद किसी भी बिल्डिंग को फ्रीली चेक कर सकते हैं। तो अब ये एक्ट्स थे, अब इनके अगेंस्ट रेजिस्ट तो करना ही था कॉलोनिस्ट ने। तो रेजिस्टेंस में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस टू द टाउनशेंड एक्ट्स, जो लीडर्स थे सारी कॉलोनीज के, 13 कॉलोनीज के, ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने रेजिस्ट किया टाउनशेंड एक्ट को, और इंग्लिश मर्चेंट्स पर प्रेशर डाला कि क्या किया कि उन पर प्रेशर डाला ज़्यादा से ज़्यादा कि हम फिर इस तरह से कभी भी ना चीज़ें इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, मर्चेंट्स को ही नुकसान होना था इस सब चीज़ों का। तो सैमुअल एडम्स, जिसका हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रिपेयर्ड अ सर्कुलर लेटर इन विच ही असेल्ड द टाउनशेंड एक्ट एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर नेचुरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इसने एक लेटर बनाया जिसको सर्कुलर लेटर कहते हैं, जिसमें उसने ये नोट किया कि टाउनशेंड एक्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये चीज़ें, ये की टर्म्स जिनको उन्होंने इनलाइटनमेंट पीरियड से, इनलाइटनमेंट आइडिया से, ये जो आइडियाज़ हैं ये बारो किए थे इनलाइटनमेंट से, डिफरेंट फिलोसोफर्स की जो फिलोसफीज थी नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। तो ये टर्म्स तब फर्स्ट टाइम यूज़ की गई कि सैमुअल एडम्स ने ये कहा, जो जॉन एडम्स यूएस के प्रेसिडेंट भी रहे, उनके कज़न थे ये, तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ये जब्त किया जा रहा है थ्रू टाउनशेंड एक्ट्स। किंग वॉज फ्यूरियस एंड ऑर्डर टू डिसॉल्व ऑल द असेंबलीज ऑफ साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड वर्जीनिया फ्रॉम प्रोमलगेशन ऑफ सर्कुलर लेटर। तो जब उन्होंने अपने राइट की बात करना शुरू की, नेचुरल राइट्स की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो किंग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुआ इस बात पर, और उन्होंने कहा कि सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज खुद से बनाई हुई हैं तमाम कॉलोनीज ने, स्पेशली साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया, तो सर्कुलर लेटर को प्रोमलगेट करने की वजह से उनको क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म काजेज थे जिनकी वजह से फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, बिकॉज ये सब कुछ रिजेंटमेंट पैदा कर रहा था कि इनके दिलों में, कॉलोनिस्ट के दिलों में, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद बोस्टन मैसेकर हुआ 5 मार्च 1770 को। 1768 में क्या हुआ कि ब्रिटिश ट्रूप्स वर सेंट टू द बोस्टन टू अपहोल्ड अथॉरिटी, कि बोस्टन की जो पोर्ट है, जैसे बताया कि वो पोर्ट बहुत ज़्यादा अहम थी, तो वहाँ की सारी अथॉरिटी लेने के लिए ब्रिटिश ट्रूप्स को वहाँ पर सेंड किया गया। On March 5, 1770, 5 protesters killed by British troops soldiers। तो वहाँ पर इसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग इन एक्ट्स को नहीं मान रहे थे कि ये पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, ये हमारे नेचुरल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसी प्रोटेस्ट में ब्रिटिश ट्रूप्स ने, ब्रिटिश एक सोल्जर ने 5 प्रोटेस्टर्स को क्या कर दिया, किल कर दिया। इस चीज़ को सैमुअल एडम्स ने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया, बिकॉज ही वॉज अ प्रेसमैन, तो उसने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया, डिनाउंस किया था शूटिंग इंसिडेंट एज मैसेकर, कि ये जो इंसिडेंट है ये एक मैसेकर है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है जिसमें 5 कॉलोनिस्ट को क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया। ही यूज्ड इट टू इन्फ्लेम एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। अब सैमुअल एडम्स की वजह से, मतलब प्रेस इतना पावरफुल होता है कि उसकी वजह से एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, किन के दिलों में, कॉलोनिस्ट के दिलों में। उसके बाद फिर इसी ड्यूरेशन में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी ब्रिटिश में, तो न्यू पीएम बने थे उनके लॉर्ड नॉर्थ। तो 1770 में लॉर्ड नॉर्थ बिकेम पीएम ऑफ ब्रिटेन। ही वेंट फॉर पार्शियल ड्यूटीज इन पोर्ट, रीबिल्ड ऑल द टाउनशेंड एक्ट्स। उन्होंने क्या किया कि आते ही उन्होंने देखा कि टाउनशेंड एक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, तो उसने आते ही पहले रीबिल्ड कर दिया तमाम टाउनशेंड एक्ट्स को। लेकिन क्या किया उसने कि
टी पे जो ड्यूटीज थी उसको क्या किया, रिटेन किया, कि जो ड्यूटीज हैं टी पर वो क्या रहेंगी, रिटेन रहेंगी। तो ये टाउनशिप एक्ट तो क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट था एक्ट वो था टी एक्ट 1773। इसमें क्या किया गया, रिटेन रही ड्यूटी ऑन टी फॉर बेनिफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, और वहां से एज यू नो आपने पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ी है तो किस तरह से टी वगैरह और सारे स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, लेके जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन को दे रहे थे। तो क्या किया कि उन्होंने ड्यूटी टी पे रहने दी, रिटेन इसीलिए की थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बेनिफिट हो। तो क्या हुआ कि जो टी जो इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स में जो टी आ रही थी, कहाँ पर, अमेरिका में, तो प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया टू लेट शिप्स लेडन विद टी, कि वो शिप्स जिनके अंदर टी मौजूद थी, वो प्रोटेस्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि टी को यहाँ पर नहीं उतरने देंगे। पार्लियामेंट मेड प्राइसेस ऑफ कंपनीज टी चीपर देन स्मगल टी। फिर इस चीज के लिए, इसके लिए क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी आ रही थी इंडिया से, उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम कर दी ताकि उसको परचेज करें, उसको लें अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो है वो क्या करें, उसको परचेज करें उस टी को। इतनी उसकी प्राइस जो है वो क्या कर दी, कम कर दी कि वो स्मगल टी जो आ रही थी, स्मगल होकर जो टी आ रही थी उससे भी ज़्यादा प्राइस इसकी, ये जो सही तरीके से आ रही थी इस टी की प्राइस, उससे भी कम कर दी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जो हालात थे वो ख़राब हो रहे थे इसी वजह से, बिकॉज वो शिप्स के ऊपर से वो टी को उतरने ही नहीं दे रहे थे प्रोटेस्टर्स, राइट। उन्होंने कहा था कि हम आपकी ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट जो किया हुआ था, तो ब्रिटिश गुड्स में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आ रही थी चीज़, चाहे वो इंडिया से आ रही थी, बिकॉज इंडिया वाज आल्सो सब कॉन्टिनेंट वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो उस टी को भी यूज़ नहीं कर रहे थे जो कहाँ से आ रही थी, इंडिया से, बिकॉज उन्होंने क्या किया हुआ था, बाइकआउट किया हुआ था उनका, किसकी वजह से, इन एक्ट्स की वजह से। बोस्टन टी पार्टी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जिसने लीड किया, कि जो शिपमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी टी की वो बोस्टन हार्बर पर आई, बट देयर वर नो बायर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की टी स्मगल टी से ज़्यादा कम प्राइस पे दे रहे थे ताकि वो खरीदी जा सके, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। अमेरिकन ने रिफ्यूज कर दिया चीपर टी बाय करने से भी, क्योंकि इस तरह से अगर वो करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि वो पार्लियामेंट के उस राइट को, कि वो कॉलोनीज को किसी भी तरह का, हर तरह का टैक्स लगा सकता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट, कि उन्होंने कहा कि क्राउन के पास ये पार है, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कॉलोनिस्ट के ऊपर जब चाहे, जिस तरह का चाहे, जो भी टैक्स लगाए। तो इस बात को डिनाई करने के लिए वो शीप टी को भी क्या कर रहे थे, परचेज नहीं कर रहे थे। तो सैमुअल एडम्स एंड ग्रुप बॉर्डर्ड द शिप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डंप टी इन वाटर। सारे के सारे जो टी के पैकेट्स थे उनको क्या कर दिया, वाटर में डंप कर दिया। वो ऑलमोस्ट 1000 पाउंड्स उसकी प्राइस थी। दिस प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस एंड ब्रिटेन रिस्पॉन्डेड बाय पासिंग सीरीज ऑफ अनदर एक्ट्स। तो इसने क्राइसिस को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर दिया। अब इतनी ज़्यादा टी डंप हो गई थी उनकी, वो हालांकि चीप बेच रहे थे ताकि बेनिफिट हो, और वो बेनिफिट की बजाय और ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसकी वजह से और भी एक्ट्स पास किए। अब वो कौन से एक्ट हैं, वो एक्ट्स जो पास किए गए फिर बोस्टन टी पार्टी के बाद, वो थे इंटॉलरेबल एक्ट्स। अब इंटॉलरेबल एक्ट्स दो तरह के थे, क्वेर्सिव एक्ट्स एंड क्यूबेक एक्ट 1774। क्वेर्सिव एक्ट्स में आगे और 4 एक्ट्स थे। फर्स्ट क्या किया गया कि पब्लिक मीटिंग्स को टाउन हॉल में बैन कर दिया गया कि अब किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी तो प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट ये किया गया कि बोस्टन पोर्ट को क्लोज कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि कोई भी ट्रेडिंग अब बोस्टन टी पोर्ट से नहीं होगी, और कहा गया, डिमांड की गई कि अब जो कंपनसेशन है डंप टी की वो हमें दी जाए, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी डंप की थी सैमुअल एडम्स और ग्रुप ने मिलकर, उसकी डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो लेजिस्लेचर था मैसाचुसेट्स का, उसकी पार्स को रिड्यूस कर दिया गया, और जो रॉयल गवर्नर ब्रिटिशर्स का था उसकी पार्स को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। इसी तरह से जो क्वार्टरिंग एक्ट है, जिसमें ये था कि सोल्जर्स को रहने की जगह भी देंगे कॉलोनिस्ट, और उनको खाना भी देंगे, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। और ब्रिटिश ट्रूप्स को क्या कर दिया गया, टू क्वार्टर्ड इन प्राइवेट होम्स, के वो किसी भी घर में जाके जिस तरह भी चाहें क्वार्टर कर सकते, रह सकते हैं, राइट। तो ये 4 क्वेर्सिव एक्ट्स जो है 1774 में इम्पोज कर दिए गए, इनेक्ट कर दिए गए उन कॉलोनिस्ट। लास्ट वन वाज क्यूबेक एक्ट, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, जिसके बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, उससे पहले जो लास्ट एक्ट लगाया गया कॉलोनिस्ट पर, वो था क्यूबेक एक्ट 1774। इसने क्या किया कि इस्टेब्लिश किया रोमन कैथोलिसिज्म एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ क्यूबेक एंड एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री टू ओहायो रिवर। के जो रोमन कैथोलिसिज्म के लोग थे, उनकी जो रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन कहा गया उनका, और उनकी जो बाउंड्री है उसको ओहायो रिवर तक फैला दिया। तो इस चीज़ को कॉलोनिस्ट ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी वार्स हमने लड़ी अगेंस्ट फ्रेंच, और जो हमारी पार है उसको रिड्यूस कर दिया गया फिर एक बाउंड्री तक।
कि कॉलोनिस्ट, बाकी कॉलोनिस्ट को ये कह दिया गया कि अब आप इससे आगे नहीं जाएंगे। तो कॉलोनिस्ट व्यू दिस एक्ट एज डायरेक्ट अटैक ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज। तो उन्होंने कहा कि अब ये हम कॉलोनीज नहीं बल्कि अब हम स्टेट्स हैं। और उसके बाद जो प्रिपरेशन है वार्स की वो कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, उसके कौन से इंसिडेंट्स हैं, फिर एंडिंग कैसे हुई वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह से हुआ, उस सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स देन डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।